Hello everyone, welcome back to your business study class. Today we will continue our topic elements of economic reform. In previous video we had discussed about the first element of economic reform, that is liberalization, and today we will discuss about next two elements. First is privatization. Now what is the meaning of privatization? It means permitting the private sector to set up industries which were earlier reserved for the public sector. Now permission is given to the private sector to set up industries in the area which are earlier reserved for the public sector. प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को अलो कर दिया, परमिशन दे दी कि आप जो सेक्टर्स पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे उसमें आप अब एंट्री कर सकते हैं, उसमें आप अपनी ओनरशिप कर सकते हैं. It is a process of involving private sector in the ownership of public sector. जिस चीज पे पहले पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप थी उसमें अब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो सकता था हमारे प्राइवेटाइजेशन के अंदर. Now what are the reasons of privatization? गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन क्यों लेके आए? गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को एलो क्यों किया कि जो पब्लिक सेक्टर में एरियाज थे उसमें आप आ सकते हैं. क्या रीजन थे उसके पीछे? Public sector undertaking running into loss due to the political interference. At that time, our public sector run into the losses due to the regular interference of the government, due to regular interference of regular political interference, and due to this interference, work is not performed in independent way. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने के कारण से जो वर्क था वो एक इंडिपेंडेंट वे में नहीं हो पा रहा था. बीच में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था, पॉलिटिक्स का इंटरफेयर था. जो भी पॉलिटिशियंस थे, जो भी गवर्नमेंट आती थी, जो भी पार्टी आती थी वो अपना इंटरफेरेंस करती थी. वो कहती थी काम को इस वे में किया जाए. तो हमारा जो बिजनेस था, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर बिजनेस जा रहा था वो लॉस में जा रहा था इस कारण से. एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी रिमेन अंडर यूटिलाइज. प्रोडक्शन कैपेसिटी का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था. इट रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड. ड्यू टू ऑल दीज रीजन प्राइवेटाइजेशन बिकम ओनली रेमेडी फॉर द कॉम्पिटिटिव ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. और उस समय गवर्नमेंट को इन सबसे बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही रेमेडी दिखाई दे रही थी, जो कि थी प्राइवेटाइजेशन. अगर हमें अपनी कंट्री को कॉम्पिटिटिव ग्रोथ की तरफ लेके जाना था, अपने डेवलपमेंट को कंपटीशन की तरफ लेके जाना था, तो सिर्फ गवर्नमेंट को एक ही रेमेडी दिखाई दे रही थी उस समय, जो क्या थी? प्राइवेटाइजेशन. अब गवर्नमेंट इस प्राइवेटाइजेशन को कैसे लेके आई? क्या स्टेप्स किए गवर्नमेंट ने? स्टेप्स फॉर प्राइवेटाइजेशन. फर्स्ट इज सेल ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर. जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर इंटरप्राइजेस थी उसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिया. उसमें जो भी शेयर्स थे, लोगों को इनवाइट किया कि आप आके इसके शेयर्स परचेज कीजिए, प्राइवेट लोगों को. ठीक है, एक तो ये मेथड था. दूसरा था विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस फ्रॉम द ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन. जो भी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में जो भी हमारी ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, उसमें से पब्लिक सेक्टर को बाहर निकाल दिया गया. ठीक है, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर का हिस्सा बाहर निकाल दिया, उसको पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर कर दिया. तो इस तरह से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन लाई, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट वे में वर्क कर रहा था, कंटिन्यूस लॉस में जा रहा था. सो गवर्नमेंट को उस समय एक ही सोल्यूशन दिखा, क्या लाना चाहिए? प्राइवेटाइजेशन लेकर आना चाहिए. और इससे क्या हुआ? हमारे बिजनेसेस एक्सपेंड होने लगे. अब हर बंदा बिजनेस में एंट्री करने लगा, क्योंकि पहले उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर जा सकता था, प्राइवेट लोग उस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते थे. लेकिन प्राइवेटाइजेशन आने से प्राइवेट सेक्टर भी उसमें एंट्री कर सकता था, जिसके कारण से हमारे बिजनेस एक्सपेंड होने लगे, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा. देन नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद रिगार्ड्स टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन टेक्निक, सो एज टू कम्पीट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन का मतलब था अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ जोड़ना,
अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ओपन इकोनॉमी लाना, क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो नहीं करना। ओपन इकोनॉमी मीन्स जहां पे हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ। तो किस रिगार्ड में हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जोड़ा गया? फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग में, मतलब अब हम फ्रीली गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे। सेकंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मतलब एफडीआई जिसे हम कहते हैं। अब कोई भी देश आके हमारे कंट्री में अपना पैसा लगा सकता था, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता था। एफडीआई को प्रमोट किया गया। एफडीआई पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो हटा दी गई। फॉरेन टेक्निक्स, नाउ वी कैन इंपोर्ट द फॉरेन टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी। हम नई टेक्निक्स को इंपोर्ट कर सकते थे, पहले उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी, बट ग्लोबलाइजेशन के कारण से हम किसी भी कंट्री से अच्छी टेक्निक को इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक है, ताकि हम भी कंपटीशन में आगे चल सकें, वर्ल्ड की इकोनॉमी को कम्पीट कर सकें। तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का पर्पस था। क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन लाने के लिए? रिड्यूसिंग द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाती है, लाइक कस्टम ड्यूटीज। जब भी हम कुछ इंपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं हम टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। उनको रिड्यूस कर दिया गया ताकि जो भी दूसरी कंट्रीज हैं वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट हो। रिड्यूसिंग द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जस्ट टू मेक इंडियन इकोनॉमी अट्रैक्टिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अट्रैक्टिव बने। लोगों को लगे कि अगर यहाँ से हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कम टैक्स लगेगा, तो लोग हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही वो हमारे को इंपोर्ट भी करें, उनको लगेगा कि अगर हम इस कंट्री में इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे टैक्स भी, इंपोर्ट पर भी टैक्स क्या लगता है, कम लगता है, ताकि लोग हमारी कंट्री को इंपोर्ट करें। मतलब इंडियन इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट करना इसका पर्पस था। सेकंड, इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 40% टू 100%। पहले सिर्फ 40% तक ही अलाउ था इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन के इन्वेस्टर्स को 40% तक इन्वेस्टमेंट करना अलाउ था, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर इसको 40% से 100% कर दिया गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रेट को बढ़ा दिया गया। अब 100% तक आप फॉरेन का पैसा लगा सकते हो किसी इंडस्ट्री में, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी मीन्स नाउ गुड्स आर फ्रीली क्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अभी गुड्स को फ्रीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में यही है कि आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कोई भी गुड, कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ चीजों को छोड़ के आप सारी गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन फ्री मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल कंट्रीज। इसी तरह से यू कैन आल्सो इंपोर्ट द टेक्नोलॉजी, ठीक है, बेटर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी। हम अपने देश की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए बाहर से फॉरेन टेक्निक्स का भी इंपोर्ट कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंडर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। Okay, thank you very much. Goodbye and take care.